हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लास एज में। और आज की इस क्लास में अपन एक और महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कारक कौन कौन से हैं, उसकी बात करने वाले हैं। और इसके एप्लीकेशन देखने वाले हैं कि ये क्या काम में आती है, इसके अनुप्रयोग क्या क्या है, इससे क्या क्या अपन अनुमान लगा सकते हैं, कौन कौन से ये गुण धर्मों के बारे में जानकारी देती है और उनको प्रभावित करती है, उन सबको यहाँ जानने वाले हैं। तो विद्युत ऋणता जो है वो 1931 में पोलिंग ने बताया था, 1931 में। अब 1931 में पोलिंग साहब क्या बोलते हैं कि किसी अणु या यौगिक में उपस्थित सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को, यानी जो साझे में उपस्थित है, किसी परमाणु द्वारा आकर्षित कर लेने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो किसी अणु या यौगिक में सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी परमाणु द्वारा आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणता कहलाती है। विद्युत ऋणता कहलाती है कि किसी अणु या यौगिक में सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को उस अणु या यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु द्वारा, वो परमाणु कहाँ उपस्थित होगा, उस अणु या यौगिक में ही उपस्थित होगा, उसके द्वारा आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणता कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। यानी सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी परमाणु द्वारा, मैं यूं कह दूं सीधा सीधा ही, सहभाजित का मतलब जो साझे में है, दो परमाणुओं के बीच साझे में उपस्थित है, उस युग्म को कहते हैं सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म। तो सीधी परिभाषा यदि मैं दूं तो सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी परमाणु द्वारा आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणता कहलाती। सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी परमाणु द्वारा आकर्षित करने की प्रवृत्ति, जैसे यहाँ दो क्लोरीन परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और ये बनाते हैं Cl ये सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, ये सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब इसमें दोनों परमाणु एक समान है, इनको कहते हैं सजातीय परमाणु। तो ये दोनों बराबर की ताकत वाले परमाणु है, एक समान परमाणु है। तो ये सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म जो है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं इस बंध में, वो इन दोनों परमाणुओं के मध्य उपस्थित रहेगा और इसको कहेंगे पूर्ण सहसंयोजक बंध। ये सहसंयोजक बंध है क्योंकि दोनों परमाणुओं के बीच में जो साजित इलेक्ट्रॉन युग्म है वो दोनों के मध्य उपस्थित रहेगा। लेकिन यदि मैं इसकी बात करूं H और Cl, तो इनके मध्य भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म का सहभाजन है, साझा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो आंशिक रूप से क्लोरीन की तरफ आकर्षित रहेगा, आंशिक रूप से क्लोरीन की तरफ आकर्षित रहेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की
इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता ज़्यादा। वो एक अलग कारण है कि क्यों है, वो आगे देखेंगे अपन। लेकिन ये सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म जो है उसको आकर्षित करने की प्रवृत्ति इस क्लोरीन परमाणु की ज़्यादा है। तो ये सहभाजित इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्लोरीन की तरफ आंशिक रूप से आकर्षित रहेंगे। इस कारण क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। ऐसे बंध को ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। तो सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है यहाँ, कि सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी एक परमाणु द्वारा आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं। तो ये दोनों परमाणुओं के बीच में साझे वाले इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म बन गया। इस सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को, साझे वाले इलेक्ट्रॉन को कोई एक परमाणु जब आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखता है तो उसके इस गुणधर्म को विद्युत ऋणता के नाम से जाना जाता है। अब देखो अपन देखने वाले हैं विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यानी किसी एक परमाणु को सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉन जो है उनको खींचने की क्षमता एक परमाणु की ज़्यादा दूसरे की कम होती है। वो क्यों होती है, उसका क्या कारण है, तो उसकी यहाँ चर्चा करने वाले हैं अपन। तो पहला कारक है जो विद्युत ऋणता को प्रभावित करता है, वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। जेड इफेक्टिव। और प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी नाभिक का आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा उस परमाणु की इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। यानी जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश समानुपाती विद्युत ऋणता के। यदि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की खींचने की क्षमता प्रभावी नाभिकीय आवेश पर निर्भर करेगी। तो पहला कारक हो जाएगा प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ विद्युत ऋणता बढ़ती है। फिर दूसरा कारक है अपना परमाणुवीय त्रिज्या। परमाणुवीय त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। यदि परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है इसका मतलब नाभिकीय आवेश घट रहा है। आकार कब बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या का मतलब परमाणु का आकार कब बढ़ता है, जब यह प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है तो विद्युत ऋणता आपको पता है घटेगी, क्योंकि ये प्रभावी नाभिकीय आवेश पर निर्भर करेगी। तो परमाणु त्रिज्या यदि बढ़ रही है तो विद्युत ऋणता घटेगी। तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो विद्युत ऋणता घटती है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी, क्योंकि परमाणु त्रिज्या भी प्रभावी नाभिकीय आवेश पर निर्भर करती है। तो परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है इसका मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश घट रहा है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है तो विद्युत ऋणता घटती है। तो परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, आकार बढ़ रहा है, तो विद्युत ऋणता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थर्ड फैक्टर देखते हैं, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। अब ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है तो विद्युत ऋणता बढ़ती है। जैसे Mn+2, Mn+5, Mn+7, ये ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है तो विद्युत ऋणता बढ़ती है। यानी ऑक्सीकरण अवस्था के समानुपाती होती है विद्युत ऋणता। ऑक्सीकरण अवस्था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों, क्योंकि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो नाभिकीय आवेश बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसमें से 2 ही निकले, तो इलेक्ट्रॉनों में जितनी ज्यादा कमी होगी नाभिकीय आवेश उतना ही ज्यादा रहेगा, आकार उतना ही छोटा होगा, और नाभिकीय आकर्षण जितना ज्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी। तो प्लस चार्ज जितना ज्यादा, ऑक्सीकरण अवस्था उतनी ज्यादा, और विद्युत ऋणता भी उतनी ही अधिक होगी। तो ये हो गया थर्ड फैक्टर। फोर्थ फैक्टर अपन देखने वाले हैं वो है प्रतिशत एस लक्षण। प्रतिशत एस लक्षण, और प्रतिशत एस लक्षण जैसे जैसे बढ़ता है विद्युत ऋणता बढ़ती है। प्रतिशत एस लक्षण
समानुपाती होते हैं किसके? विद्युत ऋणता की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो संकरण में अपन प्रतिशत एस लक्षण निकालते हैं। sp, sp2, sp3, ये संकरण की बात करते हैं। sp में आधा s है आधा p है, यानी 50% s लक्षण। इसमें 3 कक्षक हैं, 2 p और 1 s, तो 100 में 3 का भाग देंगे तो 33% s लक्षण और 66% p। इसमें 4 है, टोटल 4 कक्षक हैं, 1 s और 3 p, 100 में 4 का भाग देंगे तो 25% तो हो गए s और 75% हो गए p। तो सबसे ज्यादा sp में 50% s लक्षण होते हैं, फिर sp2 में 33% और 25% sp3 के अंदर 25% s लक्षण होते हैं। तो sp संकरित कोई परमाणु है तो उसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होगी, फिर sp2 की, फिर sp3 की। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा s लक्षण होंगे, s कक्षक सबसे ज्यादा नाभिक के पास में होता है, तो s लक्षण जितने ज्यादा वो नाभिक के उतना ही ज्यादा पास में होगा, नाभिक का उतना ही ज्यादा आकर्षण लगेगा और विद्युत ऋणता उतनी ही अधिक होगी। तो मैं यदि बात करूं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन यानी ये एथाइन, मैं बात करूं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एथीन की, और मैं बात करूं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की एथेन की, तो इसमें कार्बन है sp3 संकरित। संकरण को अलग टॉपिक में देखेंगे। ये sp2 और ये sp। सिग्मा बंधु की संख्या गिन लेते हैं। सिग्मा बंध 2 है तो sp संकरण, 3 है सिग्मा तो sp2, और 4 है सिग्मा तो sp3। एकल बंध सारे सिग्मा होते हैं, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। एकल बॉन्ड सारे सिग्मा होते हैं। तो देखो sp संकरण sp2 और sp3, तो इसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी sp2 वाले की इसकी उससे कम होगी, सबसे कम इसकी होगी। यानी एथाइन की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉनों खींचने की क्षमता एथाइन के इस कार्बन की सबसे ज्यादा, फिर एथीन के इस कार्बन की, और सबसे कम होती है एथेन के इस कार्बन की, क्योंकि प्रतिशत s लक्षण बढ़ने के साथ विद्युत ऋणता क्या होती है? बढ़ती है। अब देखो अपन विद्युत ऋणता में आवर्तिता देखते हैं, यानी विद्युत ऋणता में आवर्त सारणी के साथ किस प्रकार से परिवर्तन होता है। आवर्त के अनुदिश आवर्तिता किस प्रकार से? आवर्त के साथ अपन बाईं से दाईं ओर चलें आवर्त सारणी में, तो विद्युत ऋणता पर क्या इफेक्ट होता है उसकी बात करने वाले हैं। तो आवर्त में बाईं से दाईं ओर, बाईं से दाईं ओर चलने पर आकार घटता है, चलने पर आकार घटता है, और जेड इफेक्टिव यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो बाईं से दाईं ओर चलने पर आकार घटता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और विद्युत ऋणता En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। तो मैं यदि बात करूं अपने दूसरे आवर्त की, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इधर से इधर जाएंगे तो आकार क्या होता है? घटता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इसलिए आकार घटता है। तो इसकी विद्युत ऋणता 1.0, इसकी 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 और 4.0 ये होती है। तो इसको अपन याद रख सकते हैं सीधा 1, फिर हाफ हाफ बढ़ रहे हैं सब में, 1.5, 2, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, हाफ हाफ बढ़ रहे हैं। तो ये दूसरे आवर्त में हो जाएगी, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिविटी हो जाएगी, और ये एलिमेंट्स हो जाएंगे कौन से आवर्त के? सेकेंड आवर्त के। फिर थर्ड आवर्त की बात करें, अब मैं यदि थर्ड आवर्त की बात करूं तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, तो इसकी होती है 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.5
5 और 3.0। इसमें भी देखो ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अपने एलिमेंट्स हो गए, ये En हो गई, और ये कौन सा आवर्त है, थर्ड। 0.9 एक को याद रखना है, फिर 0.3 बढ़ा दो, 9 3 12 3 15 3 18 3 21, ये थोड़ा सा अलग है, 24 होने चाहिए थे, और लास्ट वाला 3.0 है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये हो जाएगी आवर्त के अनुदिश आवर्तिता, यानी बाईं से दाईं ओर चलने पर आकार घटता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। यानी ये कुल मिला के अपने प्रभावी नाभिकीय आवेश पर निर्भर करती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति किसी परमाणु की बढ़ती है और विद्युत ऋणता बढ़ती है। अब देखो नेक्स्ट है वर्ग के अनुदिश आवर्तिता, यानी वर्ग के साथ अप टू डाउन चलने पर आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर विद्युत ऋणता पर क्या इफेक्ट होता है, तो ऊपर से नीचे की ओर चलने पर आकार घटता है, सॉरी आकार बढ़ता है, जेड इफेक्टिव घटता है, इसलिए आकार बढ़ता है। आकार बढ़ता है, अप टू डाउन आकार बढ़ता है, आवर्त सारणी में जेड इफेक्टिव घटता है, इसलिए आकार बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव घटता है तो विद्युत ऋणता घटती है, इसलिए En अप टू डाउन घटती है, ऊपर से नीचे की ओर क्या होगी, घटती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश अप टू डाउन चलने पर घटता है, आकार बढ़ जाता है, विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति घटती है। तो मैं यदि अपन एक सरपंच है गांव का, वो लोगों को आकर्षित करने की क्षमता ज़्यादा रखता है, क्यों, क्योंकि वो सेंटर है और उसके पास लोग जो हैं आसपास ज़्यादा हैं, जबकि एक सांसद जो है वो बड़ा है, आकार में बड़ा है, उसको कम लोग जानते हैं, उनका आकर्षण जो है, उसका सांसद का आकर्षण कम है, लोगों को कम आकर्षित कर पाता है। सरपंच जो है काफ़ी लोगों को आकर्षित कर लेता है, क्योंकि सरपंच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि उसका नाभिकीय आवेश ज़्यादा है, लोग उसके पास में ज़्यादा रहते हैं। सांसद लोगों के पास में कम रहता है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो यही यहाँ लागू होता है, नाभिकीय आवेश ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता घटती है। अब यदि मैं आवर्त की बात वर्ग आवर्त के बाद में वर्ग की बात करूँ तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है, तो इसकी 1.0 होती है लिथियम की, फिर ये 0.9, 0.8, 0.8, 0.7 स्थिर रह के फिर कम हो जाती है, यानी अप टू डाउन एक तरीके से कम हो रही है। ये En है और ये तत्व है, ये वर्ग है अपना कौन सा, फर्स्ट। उसके बाद आगे अपन फ्लोरीन वर्ग संख्या 17 की बात करें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, और इनकी En की बात करें तो 2.2, 2.5, 2.8, 3.0 और 4.0 ये होती है। यानी अप टू डाउन क्या हो रही है, En घट रही है, विद्युत ऋणता घटती है। ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई और ये हो गए तत्व। तो इसको तो अपन यूं याद रख सकते हैं, 9887 एक आइडिया की सीरीज चलती है 9887 और पहले का 1.0 है। फिर इसको यूं याद रख सकते हैं, इसको लास्ट वाले को 22, 25 और 3, 28, 22, 3, 25, 3, 28, फिर 3.0 और 4.0, इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं। अब देखो विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग, यानी ये क्या काम में आती है, क्या क्या जानकारी दे देती है अपने को विद्युत ऋणता के एप्लीकेशंस। पहला है धात्विक और अधात्विक गुणधर्म, धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म, इसके बारे में जानकारी देती है। जिसकी विद्युत ऋणता जाता है उसमें धात्विक गुणधर्म कम होते हैं, अधात्विक गुणधर्म ज्यादा होते हैं। तो En बढ़ने के साथ अधात्विक गुणधर्म बढ़ते हैं, तो मैं यूं लिख दूं, En समानुपाती होती है अधात्विक गुणधर्म के, और En बढ़ने के साथ धात्विक गुणधर्म घटते हैं, तो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, धात्विक गुणों की। En बढ़ रही है मतलब धात्विक गुणधर्म घट रहे हैं, पहला एप्लीकेशन।
En बढ़ रही है, अधात्विक गुणधर्म बढ़ रहे हैं, धात्विक गुणधर्म घट रहे हैं। फिर सेकंड है अपना, वो है सहसंयोजक आबंध में आयनिक लक्षणों की जानकारी देती है। सहसंयोजक आबंध में यहाँ एक महत्वपूर्ण सूत्र की बात करेंगे अपन, आयनिक गुण, कि किसी सहसंयोजी आबंध में इतने प्रतिशत आयनिक लक्षण है, आयनिक गुणधर्म है, उसकी जानकारी भी विद्युत ऋणता से अपन प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी बंध पूर्णतया सहसंयोजक या पूर्णतया आयनिक नहीं होता है। आयनिक बंध में सहसंयोजक और सहसंयोजक बंध में आयनिक गुण पाए जाते हैं। तो किसी सहसंयोजी आबंध में जिसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, उसमें प्रतिशत आयनिक लक्षण कितने हैं, आयनिक लक्षण, वो ज्ञात करने के लिए अपने पास एक सूत्र है, वो है 16xa माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। इस सूत्र से अपन प्रतिशत आयनिक लक्षण किसी सहसंयोजी आबंध में ज्ञात कर लेते हैं। अब XA क्या है, परमाणु A की विद्युत ऋणता, क्योंकि एक बंध में 2 परमाणु तो होंगे ही होंगे, और XB परमाणु B की विद्युत ऋणता हो जाएगी। एक परमाणु की विद्युत ऋणता में दूसरे परमाणु की विद्युत ऋणता को घटा दो, और यहाँ घटा दो, फिर 16 से गुणा कर दो, प्लस 3.5, यहाँ दोनों के अंतर का स्क्वायर कर लो और फिर इसको सोल्व कर लो। तो सहसंयोजक आबंध में आयनिक लक्षण अपने को प्राप्त हो जाएंगे, कितने प्रतिशत आयनिक लक्षण होंगे। अब ये सहसंयोजक आबंध में प्रतिशत आयनिक गुण जो ज्ञात करने का फॉर्मूला है, वो हेनी और स्माइथ ने दिया था। इसकी सहायता से अपन प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात कर सकते हैं किसी सहसंयोजक आबंध में। जैसे मैं ये बात करूं कि ये HCl है, इसमें यह सहसंयोजक आबंध है क्योंकि एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है। तो सहसंयोजी आबंध तो है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आंशिक रूप से क्लोरीन की तरफ आकर्षित रहेंगे, जिसके कारण क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। अब इस सहसंयोजी आबंध में कितने प्रतिशत आयनिक लक्षण है, वो इस सूत्र से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ Cl की विद्युत ऋणता कितनी है वो आ जाएगी, और Cl की 3.0 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है। तो इसमें से 3.0 माइनस 2.1 यहाँ जाएगा, यहाँ 3.0 2.1, और इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने को इस सहसंयोजी आबंध में प्रतिशत आयनिक लक्षण मिल जाएंगे। नेक्स्ट है बंध सामर्थ्य और स्थायित्व। यदि 2 परमाणुओं के बीच में विद्युत ऋणताओं का अंतर बढ़ रहा है, 2 परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणताओं का अंतर बढ़ता है, तो बंध सामर्थ्य और स्थायित्व बढ़ता है। बंध सामर्थ्य और स्थायित्व, यदि 2 परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणताओं का अंतर बढ़ रहा है तो बंध सामर्थ्य और स्थायित्व बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास है HF, HCl, HBr, HI। तो अप टू डाउन यदि अपन चलें तो विद्युत ऋणता हाइड्रोजन तो सेम है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो अभी अपन बात करके आ रहे हैं एस्टेटीन 22, 25, 28, 30 और 4। ये अपनी हो जाएगी किसकी, एस्टेटीन की, ये हो जाएगी आयोडीन की, ये हो जाएगी ब्रोमीन की, ये हो जाएगी क्लोरीन की, ये फ्लोरीन की। तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन होता है 2.1, विद्युत ऋणताओं का अंतर सबसे ज़्यादा होगा, और यहाँ विद्युत ऋणताओं का अंतर जो है वो सबसे कम होगा। ये 2.1, ये 2.5, 0.4 ही होगा, और यहाँ 2.1 और 4.0 में अंतर ज़्यादा होगा। तो विद्युत ऋणताओं का अंतर जितना ज़्यादा होगा, बंध की सामर्थ्य, यानी ये बंध सबसे मुश्किल से टूटेगा, यह सबसे आसानी से टूटेगा, इसका स्थायित्व सबसे ज़्यादा होगा, इसका स्थायित्व
सबसे कम होगा। दो परमाणुओं के बीच में विद्युत ऋणताओं का अंतर बढ़ता है, बंध सामर्थ्य बढ़ती है और स्थायित्व भी बढ़ता है। तो इस बंध को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और इस बंध को तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो विद्युत ऋणताओं से अपन बंध सामर्थ्य और स्थायित्व का भी अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्साइड की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति उसका भी पता लगाया जा सकता है। यदि किसी तत्व और ऑक्सीजन के बीच में विद्युत ऋणता का अंतर यानी Xa माइनस XO ये किसी तत्व के लिए और O किसी ऑक्सीजन परमाणु के लिए, क्योंकि ऑक्साइड बनते हैं ऑक्सीजन और तत्व के संयोग से। तो तत्व और ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणताओं का अंतर ग्रेटर देन 2.3 है तो ऑक्साइड होंगे क्षारीय। यदि Xa और XO का अंतर लेस देन है 2.3 तो अम्लीय प्रवृत्ति के ऑक्साइड होंगे। यानी किसी तत्व जैसे सोडियम और ऑक्सीजन ये ऑक्साइड होता है। इसके अलावा जैसे Cl2O7। तो क्लोरीन की विद्युत ऋणता होती है कितनी 3.0, ऑक्सीजन की होती है 3.5, दोनों का अंतर कितना है 0.5। तो दोनों का अंतर यदि 2.3 से कम है तो ये ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, और यदि ये अंतर 2.3 से ज्यादा है तो सोडियम की विद्युत ऋणता होती है 0.9, ऑक्सीजन की होती है 3.5। तो 15 में से 9 गए 6, 2.6 का अंतर इन दोनों का अंतर। तो 2.3 से क्या है ज्यादा तो ऑक्साइड होगा ये क्षारीय और ये अम्लीय। तो ऑक्साइड की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का भी अनुमान लगाया जा सकता है। यदि विद्युत ऋणताओं का अंतर 2.3 से ज्यादा है तो क्षारीय और 2.3 से कम है तो अम्लीय प्रकृति का ऑक्साइड होगा। यहाँ ए कोई तत्व हो सकता है और दूसरा ऑक्सीजन होगा ही, क्योंकि ऑक्साइड तभी बनेंगे जब ऑक्सीजन किसी तत्व के साथ संयोग करता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है अणुसूत्र लिखने में भी विद्युत ऋणता का एप्लीकेशन अपन काम में लेते हैं। विद्युत ऋणता काम में आती है अणुसूत्र लिखते टाइम, और अणुसूत्र लिखते टाइम धनायन को पहले लिखा जाता है, ऋणायन को बाद में लिखा जाता है। जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है उसको पहले लिखा जाता है, जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है उसको बाद में लिखा जाता है। जैसे NaCl है, इसमें Na की विद्युत ऋणता कम है और क्लोरीन की ज़्यादा है, तो पहले कम विद्युत ऋणता वाला बाद में ज़्यादा। H2O, इसमें हाइड्रोजन की कम है ऑक्सीजन की ज़्यादा है, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। जैसे NH3, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के बावजूद इसको पहले लिखा गया है, लेकिन कॉमन रूल ये है कि जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है उसको पहले और जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है उसको बाद में लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन है बंध कोण बॉन्ड एंगल। अब यदि केंद्रीय परमाणु का सेंट्रल एटम का बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम की विद्युत ऋणता बढ़ती है तो बंध कोण बढ़ता है। जैसे मैं यदि बात करूं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, यदि केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता अब यह वर्ग जो है उसमें अप टू डाउन चलेंगे विद्युत ऋणता घटती है। इधर चलेंगे तो केंद्रीय परमाणु ये केंद्रीय है, जो संख्या में कम है वो केंद्रीय परमाणु है। इधर से नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं आवर्त सारणी में तो विद्युत ऋणता बढ़ती है, तो बंध कोण भी बढ़ता है। तो ये हो जाएगा बंध कोण का बढ़ता क्रम, कि जैसे जैसे केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ती है वैसे वैसे बंध कोण बढ़ता है, और जैसे जैसे केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता घटती है, केंद्रीय परमाणु ये हैं जो संख्या में कम, अप टू डाउन विद्युत ऋणता घटती है, बंध कोण भी घटता है। नीचे से ऊपर की तरफ बंध कोण बढ़ता है क्योंकि विद्युत ऋणता बढ़ती है, तो केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ने के साथ बंध कोण बढ़ता है। नेक्स्ट है जल अपघटन की क्रियाविधि।
के बारे में भी विद्युत ऋणता जो है वो जानकारी दे देती है कि उत्पाद क्या बनने वाले हैं। यदि हैलोजन की तुलना में दूसरे परमाणु की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो एक उत्पाद होता है HOCl। जैसे Cl2O का जल अपघटन करवाएं तो HOCl निर्मित होता है। हैलोजन की विद्युत ऋणता दूसरे परमाणु से कम है तो उत्पाद HOCl। और यदि हैलोजन की विद्युत ऋणता दूसरे परमाणु से ज़्यादा है तो उत्पाद एक HCl बनता है। हैलोजन की विद्युत ऋणता दूसरे परमाणु से ज़्यादा, हैलोजन ज़्यादा तो HCl उत्पाद, हैलोजन की विद्युत ऋणता कम तो HOCl उत्पाद बनता है। यानी जल अपघटन की क्रियाविधि में बनने वाले उत्पादों को भी विद्युत ऋणता प्रभावित करती है। तो इस तरीके से अपन विद्युत ऋणता के एप्लीकेशन ये देख सकते हैं। अब देखो विद्युत ऋणता के पैमाने कौन कौन से हैं, उन पैमानों की बात कर लेते हैं। तो एक पैमाना है पोलिंग पैमाना, और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। पोलिंग पैमाने जो अपन ने पीछे मान पढ़े हैं वो सब पोलिंग पैमाने पर आधारित है, पोलिंग पैमाने के। इसके अलावा दूसरा एक और पैमाना है वो है मूल्यांकन पैमाना। फिर थर्ड है अल्रेड-रोसो पैमाना, अल्रेड-रोसो पैमाना। और फोर्थ पैमाना है वो है सैंडरसन पैमाना, सैंडरसन पैमाना। ये टोटल 4 पैमाने जो हैं वो काम में लिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है वो है पोलिंग पैमाना। अब देखो नोट देखते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बता दें कि विद्युत ऋणता को किसी अकेले परमाणु के लिए ज्ञात नहीं किया जा सकता। एकल परमाणु की विद्युत ऋणता EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शून्य होती है, क्योंकि यह सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्मों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति है, उसको अपन विद्युत ऋणता कहते हैं। तो अकेले परमाणु में ये किसी को आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखता ही नहीं है, तो एक परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शून्य होती है। एक की बजाय मैं एकल लिख दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एकल परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शून्य होती है। तो मैं यूं कह दूं कि वर्ग 18 यानी शून्य वर्ग, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये जो हैं वो एकल परमाणु होते हैं सामान्यतः। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि विद्युत ऋणता को सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म में ही कैलकुलेट किया जाता है। सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉनों को किसी परमाणु द्वारा आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणता होती है। अब किस परमाणु की कितनी है उस पर यह निर्भर करता है, अकेले परमाणु की ये ज्ञात नहीं की जा सकती। तो सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म यदि है तो ही विद्युत ऋणता की बात करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इसके अलावा इसकी कोई इकाई नहीं होती है, EN की कोई इकाई नहीं होती है। ये आपेक्षिक इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता है कि दूसरे की तुलना में किसी तत्व की इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता कितनी है।